हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डविंची रिजॉल्व के एक ट्यूटोरियल में जिसमें हम ये एनिमेटेड बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। इसके बारे में हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस पूरे नोड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से नोड्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। प्लस मैंने ये भी बताया था कि जो एसवीजी फाइल है उसे कैसे यूज़ करना है। मैंने इंपोर्ट करते हुए नहीं दिखाया था, तो इस वीडियो में मैं एसवीजी को इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। एट दी एंड मैं हर एक चीज़ शुरू से करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जितने नोड्स हैं उसे हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हम एकदम शुरू से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड नोड ले आता हूँ जो कुछ नहीं तो सिर्फ हमारा रेजोल्यूशन सेट करने के लिए। इसे हम अल्फ़ा 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको चाहे तो हम एकदम दूर ढकेल सकते हैं। ये जो नोट है इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये एक्चुअली कलर्स के लिए था कि कौन सा कलर यूज़ करना है। तो जो मुझे ब्लू थीम चाहिए थी उसके कलर के जो RGB वैल्यूज़ हैं ये वो है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नोड कैसा होना है। सबसे पहले ये जो एसवीजी फाइल है उसे इंपोर्ट कर देते हैं। कोई भी एसवीजी फाइल को फ्यूजन पेज में इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ ऊपर फ्यूजन पेज में जाके इंपोर्ट करना है एसवीजी फाइल। मेरे डाउनलोड्स में ये, क्योंकि मैंने अभी अपने लैपटॉप से इसे अपने डेस्कटॉप पे लाया है तो ये डाउनलोड्स के अंदर ही है। तो वीडियो बैकग्राउंड को ओपन करते हैं और इसकी हाइट विड्थ भी जो ओरिजिनली मैंने 2160x1080 सेट किया था वही है। और ये हमारा एक ग्रुप बन के आ गया है। अब इस ग्रुप को ज़रा मैं एक्सपैंड करता हूँ, देखता हूँ ये कितना ख़तरनाक है। ये हमारे पूरे नोड ट्री में भी नहीं आ रहा, ये इतना ख़तरनाक है। आप वी प्रेस करके देख सकते हैं जो हमारा व्यू है, ये जो हमारा व्यू है उसमें से कितना पार्ट अंदर है और कितना बाहर है। ये बहुत बड़ा है। ये इसलिए है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि ये पहला वाला, अगर हम इसे देखें तो ये पूरा कवर करना है यार, नहीं कि ये हमारा मेन बैकग्राउंड है। सेकेंड चीज़, ये हमारा एक हेक्सागोन है, ये दूसरा हेक्सागोन है, ये तीसरा हेक्सागोन है। ऐसे करते करते अगर हम इन्हें सेलेक्ट करें तो हमें हमारा मेन हेक्सागोन मिल जाता है। जो हमारा राइट साइड का हेक्सागोनल पैनल है, जो लाइट पैनल है, वो मिलता है। ओरिजिनली जो हमारा मेन बैकग्राउंड जो हमने दिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें लाइट पैनल्स को अगर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत क्लीन था। वो इसलिए क्योंकि हमें इंडिविजुअली सबको सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो जब हम कॉपी में जाएं और अपने फ्यूजन नोड में देखें तो इसमें हमें इन सब को अलग अलग करना होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे अनग्रुप कर देता हूँ ताकि ये ग्रुप के तो बाहर रहे और हमें थोड़ी आसानी हो, क्योंकि ये हमारा मेन बैकग्राउंड है, इसे हम अलग कर सकते हैं। और जहाँ तक हमें याद है कि ये हमारा राइट वाला लाइट पैनल है, तो शिफ्ट प्रेस करके इन्हें अलग कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये नोड्स कनेक्टेड है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ और आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। आपस में कनेक्ट जैसे करेंगे तो ये हम देखने को मिल सकता है कि हमारे लाइट पैनल्स अरेंज हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी नोड्स को भी देख लेते हैं। अब यहाँ से आई थिंक यहाँ तक, और मे बी यहाँ तक भी, यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। एक सेकेंड, कुछ लेयर्स हैं और कुछ पॉलीगॉन्स हैं, बट ये इतना ही सिलेक्शन आ रहा है। इन्हें रिमूव करके देखते हैं कि दोनों एक ही हैं। ओके, जो पॉलीगॉन है उसमें बॉर्डर विड्थ भी है, यानी कि उसकी एक बॉर्डर भी है, बट लेयर की बॉर्डर नहीं है, पॉलीगॉन की बॉर्डर है। अगर इसे भी देखूँ तो ये भी यहाँ आएगा, बट हम पॉलीगॉन्स को यूज़ क्या हमें करना है, एक सेकेंड, इनकी बॉर्डर नहीं है। अगर इन्हें मैं आपस में कनेक्ट करूँ, इन्हें कनेक्ट करने के बाद देखें तो इनके बीच में गैप्स नहीं है, यानी कि हमें, और इसमें देखूँ तो इनके बीच में गैप्स हैं। हम पॉलीगॉन्स को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है, और इन्हें अरेंज कर देते हैं अच्छे से, और ये हमारा लेफ़्ट पैनल हो जाएगा। यानी कि ये हमारे लाइट पैनल्स रेडी है। अब ये जितने भी नोड्स हैं हम इन सब को डिलीट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उनके लिए सब के लिए अलग से बनाने वाले हैं। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये हमारा जो शेल्फ है, और इनके बैकग्राउंड को भी मैं लेना चाहूँगा क्योंकि एट द एंड यही कलर हम यूज़ करने वाले हैं
फिर उसके बाद हमारे पास है मॉनिटर, और ये एडिशनल चीज़ें क्या, ओके ये एडिशनल आई थिंक ये एक्स्ट्राज है, हम इन्हें भी हटा सकते हैं, ये भी एक्स्ट्राज है, इन्हें भी हटा सकते हैं। इसलिए कोई भी एसवीजी फाइल को इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा क्लीन अप नेसेसरी होता है। यहाँ पर देखें तो वो इन्वर्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा आई थिंक जो एसवीजी फाइल है, यस उसमें अलग अलग पाथ्स है, और ये जो पाथ है वो इन दोनों के इन्वर्ट से बना है। मैंने ये बहुत समय पहले बनाया था तो मुझे ये चीज़ याद नहीं थी, बट एनीवेज अब मुझे थोड़ा याद आ रहा है। ये डिफरेंस यूज़ करके बनाया गया था, जैसे यूनियन होता है वैसे, जैसे इंटरसेक्शन होता है, वैसे ही डिफरेंस का यूज़ करके बनाया गया था एसवीजी के अंदर भी। तो ये वो फाइल है, तो इससे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आ चुके हैं। तो इन सब को हटा देते हैं और हमारे पास इतना मटेरियल बचता है। अब जो हमारे लाइट पैनल्स हैं उसके लिए हम नॉइज़ को यूज़ करने वाले हैं, फास्ट नॉइज़ को यूज़ करने वाले हैं। हमारे बैकग्राउंड के लिए भी हम फास्ट नॉइज़ यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारा बैकग्राउंड था, मैं इसको एक्चुअली ओपन करके रख ही लेता हूँ। यहाँ देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बाहर तरफ डार्क है और बीच में हल्का सा टिंट है, रेडिश टिंट। और ये रेडिश टिंट और इसमें जो फास्ट नॉइज़ है, उन दोनों में फास्ट नॉइज़ सेम यूज़ किया जाएगा, तो वो हम बना लेते हैं। तो हम ले आते हैं एक फास्ट नॉइज़ जिसको हम व्यू करेंगे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दोनों में हमें कलर की ओपेसिटी पूरी चाहिए है। ये हमारा ब्राइट कलर था और ये हमारा डार्क कलर था। अब इसमें थोड़ा डिटेल्स कम रखना चाहता हूँ ताकि वो बहुत ही स्मूथ इफ़ेक्ट मिले। जैसे डिटेल्स बढ़ाएंगे तो ये बहुत शार्प हो जाता है, तो इसे लगभग यहाँ तक रखते हैं। कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं जिससे जो ब्लैक है, जो हाईज और लोज हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दें। ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो हमारा ब्लैक बढ़ रहा है। जो ब्राइटनेस है वो सेकंड कलर को इफेक्ट करता है, यानी कि हम ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो सेकंड कलर की ब्राइटनेस बढ़ेगी, और इसे कम करेंगे तो फर्स्ट कलर की ब्राइटनेस बढ़ेगी। 0 के ऊपर रहता है तो इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। और क्योंकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें दिख रहा है, स्क्रीन जो हमारा विजुअल्स है उसमें बहुत सारा ज़्यादा वेरिएशन है, तो हम स्केल को कम कर देते हैं। इतना आई थिंक काफ़ी होगा। अभी कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि हमारा जो सीध है सीध रेट 0 है। इसको डिसकंटिन्यूस भी कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा अलग इफेक्ट आता है। सीध रेट हम 0.01 रखेंगे जो बहुत स्लो है, तो हम इसे 1 कर देते हैं। ओह मैं सीध को चेंज कर रहा हूँ, रियली सॉरी। 0.01। अब हम देखें तो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही सटल चेंजेस हैं और ये बहुत ही स्लो चेंजेस है, तो मे बी इसे 0.5 रख सकते हैं। तो अब ये चेंजेस थोड़े अच्छे, थोड़े लॉजिकल लग रहे हैं, तो हम इसे रख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इस कलर को थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं। अब ये हमारा मेन फास्ट नॉइज़ है जिसमें अच्छा सा एनिमेशन भी है। डिसकंटिन्यूस यूज़ करने से वो कंटिन्यूस इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसे इन्वर्ट भी करना चाहे इन्वर्ट कर सकते हैं, बट तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा मेन बैकग्राउंड का रहेगा। अब आपको याद होगा कि इसके ऊपर हमें ये ब्लैक ओवरले चाहिए जिसमें बीच में हल्की सी ट्रांसपेरेंसी होगी। हम इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन बैकग्राउंड है जिसकी ओपेसिटी बिल्कुल नहीं है। तो हम एक नया बैकग्राउंड लेंगे, इसे मर्ज करेंगे और मर्ज को देखेंगे तो मर्ज में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट बैकग्राउंड में जाकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और हम रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करने वाले हैं। इसे हम सेंटर पे लाएंगे। सेंटर पे लाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको 0.5 ही कर दो, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। इसे भी एकदम टॉप में लाना है तो इसको भी 1 कर दो। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ब्लैक की, उसको 0.8 कर देंगे, और जो हमारा सबसे आगे है उसको वाइट की जगह उसे ब्लैक कर देंगे। और यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है कि हमारा जो पीछे फास्ट नॉइज़ है वो भी दिख रहा है। अब ये जो एग्जैक्ट फास्ट नॉइज़ है, उससे पहले ये जो बैंडिंग वाला इशू है उसे भी सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम ऐड करेंगे ग्रेन। अब जो ग्रेन डिफ़ॉल्ट रहता है वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। हम एकदम 0 कर देंगे, थोड़ा जूम इन करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा कि वो कलर बैंडिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है।
तो हम इसे 0.15 रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी भी हल्की बैंडिंग है, थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। तो अराउंड 0.4 ऑलमोस्ट सारा बैंडिंग गायब हो चुका है। एकदम जूम करेंगे तो थोड़ा बहुत नॉइज़ दिखेगा, लेकिन उसके अलावा उतना नॉइज़ नहीं दिख रहा है। तो ये है हमारा मेन बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड को हम अपने ओरिजिनल नोट स्ट्रक्चर में मर्ज कर देंगे। तो ये जो हमारा मीडिया आउट है, मीडिया आउट को एक काम करते हैं, फर्स्ट व्यूअर में ले आते हैं और वहाँ पर ही इसे देखेंगे, या फिर जो ट्रेडिशनल है मीडिया आउट सेकंड पे, और जितना भी हम काम करने वाले हैं वो फर्स्ट पे। तो अभी तक तो यही है, लेकिन फर्स्ट को ही हम मेन व्यूअर में लाएंगे। उसके बाद हम अपने पैनल्स को लाएंगे। पैनल्स के लिए सबसे पहले इन पैनल्स को हमें मर्ज करना है। तो हम डायरेक्टली क्या मर्ज कर सकते हैं? नहीं, एक मर्ज नोड लेके आते हैं और इन्हें मर्ज करते हैं, और फिर फास्ट नॉइस का एक इंस्टेंस बनाएंगे, यानी कि इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी करके उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे, और फिर इन लाइट पैनल्स को इसके इफेक्ट मास्क में डालेंगे। इस इफेक्ट मास्क को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है जैसा हमें चाहिए था। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक ग्लो। तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस ग्लो, और ये जो हमारा ग्लो नोड है उसे सेलेक्ट करेंगे और इसे वी व्यूअर में लाएंगे। तो ये देखने पर बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो इसका थोड़ा ग्लो साइज़ बढ़ा देते हैं। हाँ, अराउंड 50 अच्छा लगेगा। उसे मर्ज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। इनको मैं एक ग्रुप बना लूँगा। जो हमारा मर्ज होने के बाद ग्लो है उसको भी देख लेते हैं, और ये कुछ ऐसा देखेगा। ये जो ग्लो है मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है, तो उस ग्लो की वैल्यू को थोड़ा कम कर सकते हैं, अराउंड 0.7। तो अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब लाते हैं हमारे डेस्क, हमारे शेल्फ को। तो इन्हें हम डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम इसे ले आएंगे। तो उसके लिए सेकंड वाला मर्ज है उसको व्यूअर में लाते हैं, और हमारा डेस्क एज इट इज़ आ जाता है। उसमें हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जो हमारा इंकस्केप में, यानी कि जो हमारे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में जो हमने कलर्स सिलेक्ट किए थे वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे जो मॉनिटर्स हैं हम उसे ले आते हैं। अब मॉनिटर्स को मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मॉनिटर्स ऊपर से ऐड किए थे। वो एक तरह से सेफ्टी का भी काम करते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज़ स्क्रीन के बाहर स्पिल होती है तो वो उससे बच सकते हैं। तो इन्हें अगर हम ऐड करेंगे और फिर अपने व्यूअर में लाएंगे तो हमें मॉनिटर्स मिल जाएंगे। अब इन मॉनिटर्स के लिए हमें बनाना है एनिमेशन। वो एनिमेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वैसा सेम बनाने का ट्राई करते हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसका आउटर रिंग, जो उसका एलिप्स था। तो एलिप्स हम डायरेक्टली अगर लाना चाहें तो वो भी हम ला सकते हैं, लेकिन ये मास्क वाला एलिप्स है, इससे भी हम बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा एस एलिप्स, जो हमारा वेक्टर बेस्ड एलिप्स रहेगा। इसे हम व्यूअर में लाएं तो ये पूरी तरह से वाइट होता है। तो हमें ये सॉलिड नहीं चाहिए, और इसकी हमें थोड़ी सी बॉर्डर चाहिए जो बहुत ज़्यादा ना हो। तो 0.005 आई थिंक इतनी काफ़ी है। इसकी हाइट और विड्थ ये हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्रेशन का यूज़ हम ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए इसको यहाँ पर हम इक्वल्स टू टाइप करके एंटर दबाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा एक प्लस साइन। उसे सिलेक्ट करके हम विड्थ पे डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन विड्थ का आ जाएगा। तो विड्थ को चेंज करने से हाइट भी चेंज होएगी, क्योंकि हमें एक सर्कल चाहिए, एलिप्स नहीं। तो उसके लिए हाइट और विड्थ का इक्वल होना ज़रूरी है। तो हम इसे 0.45 लाते हैं, और इतना मेरे हिसाब से सही रहेगा। एनिमेट हमें दो चीज़ें करना है, इसकी पोजीशन और इसकी लेंथ। अब पोजीशन चेंज करते समय देखी नहीं, बट लेंथ को चेंज करूँगा और पोजीशन को चेंज करूँगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करना। जैसे जैसे मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ वैसे ही ये पॉइंट चेंज हो रहा है, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो इधर से बढ़ेगा। पोजीशन चेंज करी यहाँ से, फिर इसका लेंथ वहाँ से चेंज होएगा। तो हम इसे वापस से इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले आते हैं, और जो पहले एक लेंथ इसकी चेंज करके मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको ज़ीरो करेंगे तो एक पॉइंट दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो इसका कैप स्टाइल है वो राउंडेड है।
हमें वो फ्लैट करना है। वो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं बट उससे एक स्क्वायर बन जाएगा। फ्लैट हमारे लिए सबसे सही रहेगा। अब इस एलिप्स को हम एनिमेट करने वाले हैं। हम लेंथ को एज इट इज़ यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट मैंने जैसा पिछली बार दिखाया था हमने एक कस्टम टूल का इस्तेमाल किया था, हम वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ टाइप करेंगे कस्टम टूल, और यहाँ पर देखें तो जैसा पिछली बार दिखाया था तो वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट था और एक नंबर, और वो नंबर भी नहीं, वहाँ पे लेंथ लिखा हुआ था। ये चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िग में जाकर नंबर कंट्रोल्स, और हम इन सब को डी सिलेक्ट कर देंगे, और जो पहला नंबर है उसे पॉइंट बस लिख देते हैं जैसा पिछली बार था। उसका हमने यूज़ नहीं किया था, हम चाहे तो यहाँ पे भी इसको हटा सकते हैं, बट यहाँ देखें तो ये पॉइंट आ गया है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये एक्चुअली नंबर है, पॉइंट नहीं। तो यहाँ पर लेंथ लिखेंगे, जो हमारा लेंथ होने वाला है एलिप्स का और हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन का। उसके बाद कॉन्फ़िग में पॉइंट कंट्रोल्स भी देखें तो हम एक पॉइंट यूज़ करने वाले हैं। हम इसे यूज़ तो नहीं करेंगे बट इसे रहने देते हैं इन केस कभी काम आए तो, और यही सोच के मैंने भी इसे यहाँ पे रखा था, बट ये काम आया नहीं था पिछली बार। जो लेंथ हम यूज़ करने वाले हैं कस्टम टूल के अंदर, उसमें की फ्रेमिंग करेंगे। तो ये की फ्रेम हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, और फिर 300 फ्रेम पर इसकी लेंथ हो जाएगी 1, और फिर अगले 300 फ्रेम पर यानी कि 600 फ्रेम पर, सॉरी 600 पर हम इसे वापस ज़ीरो लाएंगे। ज़ीरो लाने के लिए हम यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, बट क्योंकि लेंथ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 थी तो इस छोटे से डॉट को सिलेक्ट करके उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर ला सकते हैं। डबल क्लिक करने पर वो एक्सप्रेशन भी हट जाएगा, इसलिए हम डबल क्लिक नहीं करेंगे। अब ये एनिमेशन तो हो गया है बट वो दिखेगा कुछ इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन नहीं डाला है। एक्सप्रेशन के लिए हम कस्टम टूल पर जाएंगे और इंस्पेक्टर में इसे पिन कर देंगे, ताकि हम कोई और नोड भी सिलेक्ट करें तो वो कस्टम टूल वहीं पर रहे। हमें लेंथ चेंज करना है कस्टम टूल के लेंथ के बेसिस पर। तो लेंथ पे हम इक्वल्स टू टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। फिर जो प्लस आइकन है उससे हम कस्टम टूल के लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। अब हम देखें अगर, तो हमें वो एनिमेशन मिल गया है। थोड़ा प्ले ही करके देख लेते हैं। और ये बहुत स्लो है, स्लो भी, लेकिन ये बहुत ही लीनियर है। हमें वो लीनियर इफेक्ट नहीं चाहिए। उसके लिए हम स्प्लाइन ग्राफ खोलेंगे, कस्टम टूल में लेंथ सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम प्रेस करेंगे F, जो इसको एक तरह से स्मूथ कर देता है। और क्योंकि ये उतना स्मूथ नहीं है जितना हमें चाहिए है, जैसे यहाँ पे आए देखा जाए तो स्पीड बढ़ती है, थोड़ी कम होती है, और फिर जल्दी से वापस भी होने लगता है। हमें वो नहीं चाहिए। सारे पॉइंट सिलेक्ट कर कर हम टी प्रेस करेंगे, जिससे ये पैनल एक ओपन होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होना चाहिए, बट एनीवेज अब जैसे हम इसे ईज इन करेंगे तो देख सकते हैं एक साइड से थोड़ा ईज इन हो रहा है और ईज आउट भी एक साइड से हो रहा है। वैसा हमें नहीं चाहिए, हमें दोनों बराबर चाहिए। तो उसके लिए हम लॉक कर देंगे इसे और फिर हम चेंज करेंगे। इसको हम 75 पर रखते हैं। फॉर सम रीज़न इसको टाइप करके चेंज नहीं कर सकते। टाइप करके बस इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब हम देखें तो ये बहुत धीरे शुरू होता है और बहुत जल्दी वापस पोजीशन पर आता है, और बहुत धीरे फिर शुरू होकर बहुत जल्दी चला जाता है। ये एग्जैक्टली वही इफेक्ट है जो मुझे चाहिए था। तो कस्टम टूल में हमने अपने ग्राफ को भी चेंज कर लिया है और उसके बेसिस पर हमारा एलिप्स भी एनिमेट हो रहा है जैसा हमें चाहिए था। अब हम इसके बाद हमें वो दो और सर्कल्स चाहिए, तो उसके लिए हम लाएंगे डुप्लीकेट। अब जैसे मैंने डी यू टाइप किया तो डुप्लीकेट में एस डुप्लीकेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो प्रिफर्ड है। उसके अलावा तीन और डुप्लीकेट्स हैं। एक ओरिजिनल डुप्लीकेट जो हमारे किसी भी नोड के साथ काम कर सकता है, एक डुप्लीकेट 3D जो सिर्फ 3D नोड्स के साथ काम करेगा, एस डुप्लीकेट सिर्फ शेप वाले नोड से काम करेगा, यू डुप्लीकेट सिर्फ यूएसडी वाले नोड्स के साथ काम करेगा। तो एस डुप्लीकेट ही यहाँ पर काम करेगा तो हम उसे यूज़ करेंगे, और डुप्लीकेट को हम व्यू में लाएंगे। अब यहाँ पे कॉपीज़ नहीं आई हैं तो हम कॉपीज़ ले आएंगे, हमें 2 कॉपीज़ चाहिए। एंड इसके बाद हम साइज़ चेंज करेंगे। तो पहले मैं 300 पर फ्रेम पर ले आता हूँ ताकि हमें पूरा सर्कल दिखे, और यहाँ साइज़ चेंज करते हैं। एक साइज़ चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग बन रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें वाई भी उसी हिसाब से चेंज करना है। तो उसके लिए वाई साइज़ में हम एक्सप्रेशन डालेंगे एक्स साइज़ का, तो उस हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे 0.9 कर देते हैं क्योंकि आई थिंक इतना काफ़ी होगा, या मे बी 8.5 भी रख सकते हैं। और इससे याद आया कि हम इसे एनिमेट करने वाले हैं। इसमें जो हमें पंपिंग इफेक्ट चाहिए था
वो इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट का भी ऑप्शन है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जी ऑफसेट का भी है जो 3D में काम आता है, वो भी हमें नहीं करना है। बस इतना हमें करना था, वो हमसे हो गया है। इसमें एनिमेशन भी ला सकते हैं जो हमें चाहिए। तो 0 फ्रेम पर एक की फ्रेम, हमें वाई साइज़ पर की फ्रेम डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसके बेसिस पर ही चेंज होएगा। अब 300 पर चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं 0.9। अब 600 पर चले तो यहाँ पर वापस 0.85 कर देंगे। तो जो हमारा एनिमेशन है तो उसमें वो पंपिंग इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इसको भी हम स्मूथ कर देते हैं। एस डुप्लीकेट का जो एक्स साइज़ है उसमें भी सिमिलरली हम सिलेक्ट करेंगे, एफ प्रेस करेंगे, और क्योंकि हमने पिछली बार टी से इस ईजिंग इन और आउट का हमने पैनल ओपन किया था, वो अभी भी ओपन है और लॉक भी है, तो इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसे भी 75 पे रख सकते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हम इसमें एक ट्रांसफॉर्म नोड भी ले आते हैं ताकि हम इसे बड़ा और छोटा भी कर सकें। ये तो हमने सिर्फ अंदर वाली चेंज किए थे, बट बाहर वाला स्टैटिक लग रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो क्योंकि हमने अंदर वाले सर्कल्स को छोटा किया है तो हम इतने पूरे एलिमेंट को बड़ा करने वाले हैं। जो शेप वाला ट्रांसफॉर्म है उसमें भी दो साइज़ के लिए ऑप्शन होते हैं, एक्स और वाई। तो उसके लिए भी हमें फिर से एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा। 0th फ्रेम पर एक्स सेलेक्ट करके एक्स में की फ्रेम लगाकर 300 फ्रेम 300 पर चलते हैं, वहाँ पर 0.95 कर देते हैं। और यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने व्यूअर पे नहीं लाए हैं। अब ठीक है। और 600 पर भी, वैसे 600 पर एक और की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें है ना हमारे लेंथ वाले में है, क्योंकि हम उसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे। जो हमारा 300 फ्रेम है जहाँ पर हमारा की फ्रेम है, इसमें सबसे पहले तो इसे स्मूथ कर लेते हैं 75 पर। अब इनको ही सिलेक्ट करके हम इसमें पिंग पोंग डाल देंगे, यानी कि वो इफ़ेक्ट जो हमें चाहिए है वो मिल जाएगा। ये एक बार पूरा एनिमेशन करके वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि कस्टम टूल में जो लेंथ है उसमें हमने वो पिंग पोंग इफेक्ट नहीं डाला है। तो ये सिलेक्ट किया और पिंग पोंग इफेक्ट डाल दिए। अब ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो सेम है, तो बहुत ही अजीब लग रहा है। और यही रीज़न है कि मैंने ओरिजिनल बैकग्राउंड में 300 फ्रेम की जगह 450 फ्रेम पर ही उसका की फ्रेम सेट किया था। तो एलिप्स खोलते हैं और यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। 450 फ्रेम पर मैंने एक की फ्रेम लगा दिया जिसको हम 1 करने वाले हैं, और वापस से जाकर फर्स्ट की फ्रेम पर यानी की फ्रेम 0 पर इसको 0 कर देंगे। इसमें हमें स्मूदिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लीनियर भी ठीक रहेगा। बस इसमें पिंग पोंग इफेक्ट डाल देते हैं। जो इफ़ेक्ट हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। इसमें अलग अलग लेंथ की वेरिएबिलिटी भी है, एक पंपिंग इफेक्ट भी है। देखा जाए तो इन सब का थोड़ा सा हम रोटेशन चेंज कर सकते हैं जो इसकी कॉपीज़ है। अगर यहाँ देखें तो ये तीनों का पोजीशन एकदम सेम है, तो रोटेशन हम थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके लिए हम 45 डिग्री का एंगल लें, कैसा लगेगा? ये भी अच्छा लग रहा है, बट उसकी जगह आई थिंक 30 काफ़ी रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। मेरे हिसाब से अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा सर्कल का एनिमेशन बन गया है। अब करते हैं टेक्स्ट एनिमेशन। इसमें टेक्स्ट प्लस नोड भी है जो हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट बनाने के लिए, बट उसकी जगह क्योंकि हम शेप्स के साथ काम कर रहे हैं, हम एस टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। ये नोड अभी रिसेंटली आया है, बहुत पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा आई थिंक।
ये रिजॉल्व के 18.5 के साथ आया था। तो टेक्स्ट में मैं T7 लिखना चाहता हूँ। इन केस आपके पास और कोई एलिमेंट है या फिर और कोई लोगो आप यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी आपके पास कोई एसवीजी फाइल है, तो उस एसवीजी को जैसे हमने इन्हें इंपोर्ट किया था वैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये शेप वाले नोड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ टेक्स्ट की ही रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब टेक्स्ट को देखें तो मुझे इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाना है। इसको 2.5 कर देता हूँ अभी के लिए। और मैं यूजुअली रोबोटो यूज़ करता हूँ, बट इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे बेकार पार्ट यही है कि एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होता है। लेट्स यूज़ रोबोटो, सिर्फ दिखाने के लिए ही सही इसे यूज़ करते हैं। एंड ब्लैक इटैलिक, तो इसको 0.35 कर देता हूँ। और मैं इसमें एक कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग करने वाला हूँ। इसमें 7 सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं कर दूंगा 1.5। और ब्लैक इटैलिक की जगह इसे मीडियम इटैलिक रखूँगा। फिर पोजीशन हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसका ऑफसेट कुछ ऐसा लगेगा, जो हमें चाहिए भी है। थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ और ये काफ़ी है। मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जो इसकी डिफ़ॉल्ट जगह चेंज करता है। बट इसे यूज़ ना करके हम कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग से ही इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक बेहतर अप्रोच है। क्योंकि अभी इन सारे सेटिंग्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं आए हैं। मैनुअल पोजीशनिंग में मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि ये रियल टाइम में चेंज नहीं करता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जैसे आप अभी भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पोजीशनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। और इसकी कोई वैल्यूज़ भी नहीं है जो हम मैनुअली टाइप करके चेंज करना चाहें, तो वो भी आना चाहिए। तो अभी के लिए तो इसे ऐसे ही रखते हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट लोगो मैं बनाना चाह रहा था, वो बन चुका है। अब इसके लिए मुझे चाहिए एक आउटलाइन। तो अगेन आउटलाइन टाइप करेंगे और शेप्स के लिए हमारे पास आउटलाइन का एक नोड भी है, इसे हम देखेंगे। तो ये आउटलाइन हमारा बन गया। ये बहुत ही मोटी आउटलाइन है, तो इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। अराउंड 0.4 मेरे हिसाब से सही रहेगा। जो लेंथ है इसमें, उसको भी हम एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। एक्सप्रेशन डालने का एक तरीका है कि इस पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप करके अभी तक मैं कर रहा था, इक्वल्स टू लिख के एंटर और लेंथ। तो ये हो गया है। अब सिमिलरली जैसा एलिप्स के साथ किया था, वैसे ही इसमें भी आउटलाइन की पोजीशनिंग चेंज करने वाले हैं। तो 0 पे एक की फ्रेम और 450 पर एक की फ्रेम, जो जिसकी वैल्यू 1 होगी। एंड यहाँ पर भी स्प्लाइन में पोजीशन में आई डोंट थिंक अपन को उतनी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे डायरेक्टली पिंग पोंग डाल सकते हैं। इसमें भी अपन ने वही किया था। यस। तो अब इसका एनिमेशन देखते हैं। ये बहुत स्लो लग रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये स्लो ही होना चाहिए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में होने वाला है। और ये बैकग्राउंड में रहकर अगर बहुत फास्ट हो जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये सिर्फ एक कंटिन्यूटी के लिए मैंने बैकग्राउंड थोड़ा एनिमेटेड बनाया है, थोड़ा सॉफ्ट एनिमेशन है। बट आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा बैकग्राउंड भी। अब इसे हम मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसकी पोजीशनिंग को लेकर। पोजीशनिंग के लिए हम या तो एक ट्रांसफॉर्म नोड ला सकते हैं, या फिर इसे यहीं से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसकी पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, क्योंकि हमने जो है उसको चेंज किया है, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसको हम 0.3 सेट करते हैं, जो कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग पर भी चलते हैं। और इसकी भी थोड़ी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। 1.7 मेरे हिसाब से सही है। और वाई में भी थोड़ा सा ओके। तो अब ये ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से ठीक है। इसमें भी एक पंपिंग इफेक्ट लाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म में हमने लाया था 300 फ्रेम पर ही था, वही इस पर भी ला सकते हैं। तो इस पर 0 पर हम लेआउट के अंदर साइज पर चलते हैं, और फिर 300 पर 0.9 कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने पर इसको हम थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। इसको 50 रखते हैं। और पिंग पोंग इफेक्ट
अब ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है बट हल्का सा उस इफ़ेक्ट मिल जाता है जैसा हमें चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो एनिमेशन है हमारे मॉनिटर के ऊपर वो बन चुका है। बट एक और चीज़, अभी हमारा इस एनिमेशन का बैकग्राउंड बचा है। तो उसके लिए हम यहाँ से फास्ट नॉइस को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक एलिप्स मास्क भी लगा देंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आए, क्योंकि हमारा एक डोमेन है, जो हमारा फ्रेम है उतना ही हमारा डोमेन है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो 2160x1080p का रेजोल्यूशन है इसी के अंदर ये रहेगा। मुझे इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट एज चाहिए है, तो उसके लिए मुझे इस एलिप्स को थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट एज इस बाउंड्री के बाहर जाती है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। वैसे उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी, तो इसको 3.5 तक रखता हूँ और यहाँ पर भी हमें वो एनिमेशन मिल जाता है। बल्कि मेरे हिसाब से अगर हम मर्ज को लेके आए तो हम इस सेकंड वाले पर ला सकते हैं जो 300 पर होना चाहिए। यस, इतना। और इसका जो सॉफ्ट एज है उसको बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.75 इज़ गुड। अब इसको हम मर्ज कर देते हैं, बट ये ऐसे मर्ज नहीं होगा, हमें इसके लिए एक रेंडर चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको मर्ज कर सकते हैं और फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट है कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा फास्ट नोड है वो हमारे रेंडर के ऊपर है। उसके लिए इस मर्ज नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे जिससे ये उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये बहुत ही सॉलिड लग रहा है, उसके लिए एक ग्लो नोड इसमें ऐड कर सकते हैं जो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक बैकग्राउंड और ले आता हूँ जिसको मर्ज करेंगे और इसको व्यू करेंगे, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। बट जो हमारा मॉनिटर है, मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये जो मॉनिटर है ये एक्चुअली 1920x1080 के लिए बेटर है। आई थिंक सो, ऐसा ही है जहाँ तक। तो हम इसके डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको हटा सकता हूँ वैसे। अब तो इमेज में जाएंगे तो ऑटो रेजोल्यूशन हटा के इसे 1920x1080 रख सकते हैं। अब ये हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। मर्ज तो हमने कर दिया बट ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो इनका पहले एक ग्रुप बना लेता हूँ और इसमें एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा। इससे हम इसे इसका थोड़ा साइज़ चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वो मॉनिटर्स नहीं दिख रहे हैं तो इनको ले आता हूँ पहले, और अब इसके हिसाब से इन्हें एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यस, ये अभी भी डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे हिसाब से ये अच्छे से फिट हो चुका है। और क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ऐसी पोजीशन पर है कि दोनों मॉनिटर्स लगभग एक दूसरे के मिरर है, तो इनको मैं कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, वापस इसको मर्ज कर सकता हूँ क्योंकि ये अभी भी उसी के ऊपर है। तो यहाँ पर लास्ट में +0.5 करके, नहीं वैसे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे इस तरफ ला सकता हूँ। तो ये हमारा मॉनिटर्स भी एडजस्ट हो चुके हैं। ये हमारे फाइनल रिजल्ट जो हमारा मेन बैकग्राउंड बना है उससे काफ़ी अलग दिख रहा है। मुझे तो अलग ही दिख रहा है, बट जो मेन प्रोसेस है वो कुछ ऐसा ही होना है। इसके बाद जो हमें ऐड करना था वो है एक डी फोकस नोड। अब डी फोकस में एकदम से बहुत डिफरेंस नहीं आया क्योंकि यस, जो हमारा ये होना चाहिए। यस, तो डी फोकस से पहले कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन डी फोकस होने के बाद बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है। उसके लिए हम अलग अलग लेंस टाइप यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लूम लेवल है उसे कम कर सकते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड फिर ये एक अट्रैक्शन बन जाएगा जो वीडियो के मेन फोकस से हमें अलग कर सकता है। बट इसे अपने हिसाब से एडजस्ट अभी भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा लेंस टाइप है उसे चेंज करके देख लेते हैं क्या चेंजेस आते हैं। मेरे हिसाब से तो ये पेंटागोनल जो शेडिंग वाला है उसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है।
ऐसे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यस, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसे रखूँगा। डी फोकस का साइज़ भी है और मेरे हिसाब से ये इतना ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से एक इंडोर सेटअप है तो उस हिसाब से ये सही लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ तक ये बहुत हैवी हो चुका है, इसकी प्लेबैक स्पीड बहुत कम हो गई है, पिछली बार से भी कम, बट ठीक है। अभी एक और चीज़ ऐड करना बचा है, वो एक विनिएट, और विनिएट के लिए भी एक नोड है। और आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन गया है, मैंने एडवांस यूज़ किया था इसीलिए यूज़ किया था। इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका एनोमॉर्फिज्म हम थोड़ा बढ़ाएंगे, 2.75 आई थिंक अच्छा वैल्यू है। जिसकी सॉफ्टनेस है वो इतनी ही रहने देंगे, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ तक अच्छा लगे वहाँ तक रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट बन चुका है, जो हमारा फाइनल बैकग्राउंड होने वाला है। अब ये सिर्फ एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हैं। मेरा अभी एक एम है, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड बनाया है वैसे ही मैं एक दो बार और थोड़े बैकग्राउंड चेंजेस करने की कोशिश किया था, और मेरे पास एक और आइडिया आया था, वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। बट अभी तक आप एनिमेटेड बैकग्राउंड देखना चाह रहे थे, वो बन चुका है। तो हमारा जो मेन ट्यूटोरियल है वो ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ भी सजेशन क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली बता सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको ऐसी लगती है जो मैं भी अच्छे से और अच्छे से कर सकता था, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो एक एडिशनल मतलब बातचीत टाइप ही है। तो मैं कुछ और बैकग्राउंड बनाने का ट्राई कर रहा था, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वैसे ये वर्टिकल के लिए मैंने बैकग्राउंड बनाया था, वो अलग चीज़ है। ये एक और बैकग्राउंड मैंने बनाया था जो अगेन नैनो लीफ स्टाइल के पैनल्स हैं, और उसमें कुछ एलईडी स्ट्रिप्स भी हैं जो बीच बीच में ऑन होती है। बट मैंने इसे फिर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये उतना खास नहीं लग रहा था। उसके अलावा ये एक चीज़, इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं जूम इन करके ही दिखा देता हूँ। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको भी देखिए। इसमें आपको एक अलग सी डेप्थ देखने मिल रही होगी। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मली नहीं बना है, ये बना है 3D में, और ये 3D हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा एक अटेम्प्ट था एक 3D बैकग्राउंड बनाने का, जिससे मुझे एक 3D डेप्थ मिल सकता था। तो मेरा नेक्स्ट जो बैकग्राउंड होने वाला है वो 3D में होगा। मैं वो डाविंची रिजॉल्व में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से ही इसी रीज़न से मैंने ब्लेंडर सीखना शुरू किया था। मतलब ये एक बहुत बड़ा रीज़न था ब्लेंडर सीखने का, मैं चाहता था ब्लेंडर सीखना पहले भी। तो अभी मैंने वो भी सीखना चालू किया है, और उसमें बहुत कुछ बनाने लगा हूँ। मैंने बहुत सारी मॉडलिंग करी है, बट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 2 या 3 महीने से ही सीख रहा हूँ, तो उतना नॉलेज अभी मुझे नहीं है। तो ब्लेंडर यूज़ करके भी हम एक अच्छा सा रूम डिज़ाइन करने वाले हैं, और उसको अपने बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा, अगर अच्छे से बन गया तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, सिर्फ रिजॉल्व तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ ब्लेंडर तक लिमिटेड नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल का सॉफ्टवेयर बनाया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसका भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक वीडियो नहीं, सॉरी, एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड किया हूँ, और मे बी इस वीडियो तक पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो बहुत कुछ सीखने वाले इस चैनल में, आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। अभी तक के लिए अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थोड़ा, हाँ, ये वाला सैचुरेटेड है बहुत इसके कंपैरिजन में, टेक्स्ट भी बीच में है, एंड हाँ, बहुत कुछ है। ये टेस्ट क्या था, यस, टेस्ट वाज अनदर थिंग, बट एनीवेज अभी के लिए इतना ही। इसे आप अपने हिसाब से रेंडर भी कर सकते हैं। ये जो मेरी क्लिप है वो 5 मिनट की है, एंड 5 मिनट के हिसाब से मैंने टाइमिंग्स उसके जो की फ्रेम्स है सेट किए थे। हाँ, बीच बीच में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ और भूल भी जाता हूँ। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।